रोटेशन का ही क्वेश्चन है. अ फोर्स F is applied on the topmost point of a cylinder of radius r and height h. If the cylinder remains at rest, then you have to find the distance of line of action of normal reaction from the center of mass. लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन दीपिका ने, हुआ नहीं था उससे. And find the coefficient of friction required so that the cylinder topples before sliding. बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ये रिवाइज नहीं किया है, तो आई एम सॉरी, उनको कुछ समझ नहीं आएगा. And those who are watching the recording and you have not revised this content, आने वाले अभी भी 2 4 5 क्लास देखो, क्लास 12 के हिसाब से, सॉरी क्लास 11 के हिसाब से तो बहुत छोटा है रोटेशन और COM, 2 क्लास का है, लेकिन एक्चुअली इतना छोटा है नहीं. ठीक है, ये एक सिलेंडर है ये. तो जब तक हाफ ईयरलीज का मौसम चल रहा है तब तक हम ये सारे अच्छे वाले क्लासेस करेंगे, डिफिकल्ट वाले. कोर्स की टेंशन मत लीजिएगा, कोर्स टाइमली हो जाएगा. सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, ये सब एक एक दिन में खत्म होंगे. एक सिलेंडर के टॉप पर आपने एक फोर्स लगाया F. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. ऑफ रेडियस R, सिलेंडर का रेडियस आपको दे रखा है. द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R. हाँ, मैं वही सोच के ही पढ़ा ही रहा हूं. और वैसे भी अब तो ICSE बोर्ड से अगर कोई है तो कोई मतलब ही नहीं है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर देख लोगे एक बार, कुछ क्वेश्चन तो JEE एडवांस से भी टफ है जो काउंसिल ने दिए अब की बार 12th के. चलो, सिलेंडर का हाइट भी दिया हुआ है h. ये सिलेंडर का हाइट है. इफ द सिलेंडर रिमेन्स एट रेस्ट, सबसे पहली चीज बताओ, अगर आप लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां कहीं सेंटर से ऐसे लगना चाहिए. लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो आपको मालूम है कि बॉडी टॉपल ना हो, इसके लिए वो क्या करती है, अपने नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा शिफ्ट करती है. क्या इस बात से सब लोग वाकिफ हैं कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा? यस. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशनल टॉर्क है उसको कांस्टेंट रखना है. तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो शिफ्ट हो गया है. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. लॉजिक क्या है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो भी टॉर्क जनरेट हुआ है वो F की वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ है उसके बराबर होना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर वो फ्रिक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब सरफेस पे फ्रिक्शन है. अगर सरफेस पे फ्रिक्शन है, ये वाला फोर्स F इस डायरेक्शन में है, तो 100% Fr इधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. और अगर आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाह रहे हो तो F की वैल्यू Fr के बराबर होनी चाहिए. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? द वैल्यू ऑफ F एंड Fr शुड बी सेम. अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. अच्छा, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपको मालूम है नेट टॉर्क 0 होना चाहिए. यही रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट. सेंटर के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो 0 होना चाहिए. यस और नो? इसका मतलब इस बॉडी पर लगने वाले सारे वेट्स देखे जाएं, सारे फोर्सेस देखे जाएं. एक फोर्स जो हम मिस कर रहे हैं वो क्या है? अगर ये इसका सेंटर है तो ये mg, अगर ये इसका सेंटर है तो ये फोर्स mg लग रहा होगा. यस, यस और नो? राइट. सेंटर ऑफ मास को हमने x मान लो खिसका दिया है. अब सबसे पहले देखना है हमें
कि कौन कौन कैसा कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है। अगर हम ये पता कर ले गए तो काम हमारा बन जाएगा, इजंट इट। अगर हम ये पता कर ले गए कि कौन कौन सा फोर्स कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मुझे कोई बता सकता है कौन कौन सा फोर्स कैसा कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है? एनी वन ऑफ यू? अगर आप एक्चुअली देख के आए हो रिकॉर्डिंग, फटाफट जरा बताओ। आपको मोमेंट किसके अबाउट लेना है? सेंटर के अबाउट लेना है। अगर आप सेंटर के अबाउट मोमेंट ले रहे हो तो क्या ये रेलेवेंट है? अगर आप सेंटर के अबाउट मोमेंट ले रहे हो, इज mg रेलेवेंट? आई गेस नो, इट्स नॉट रेलेवेंट। mg का कोई काम नहीं है जब आप सेंटर के अबाउट मोमेंट ले रहे हो, राइट? अच्छा, mg का काम नहीं है। ये जो फोर्स है ये ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ये वाला फोर्स। ये जो fr है ये ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज है दोनों। और ये जो n है ये ऐसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या इसके अलावा और कोई मोमेंट आपको दिख रहा है? आई गेस नहीं। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज देख लें, n इंटू एक्स, ये किसके बराबर होगा? f इंटू, हमारे लिए कौन सा डिस्टेंस अब जरूरी है? अगर मैं f की बात कर रहा हूं तो जो डिस्टेंस मेरे लिए जरूरी है वो ये वाला है। ये डिस्टेंस जरूरी है। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, बहुत तेज सर्दी लग गई है, इट्स वेरी कोल्ड। अगर ये f है, ये सेंटर है, तो ये h/2 होगा क्या? f इंटू h/2 प्लस fr इंटू h/2। देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं डाउट हो तो पूछिए। एक ऐसा क्वेश्चन जो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजंट इट? अच्छा, fr की वैल्यू तो f के बराबर है, हम जानते हैं। fr की वैल्यू तो f के बराबर है, यस। तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू fr की जगह भी f कर दोगे तो fh/2 प्लस fh/2 विल गिव यू fh, राइट? तो x विल बी f इंटू h divided by m. What will be n? N will be mg, fh by mg. Yes, it depends. यहां पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा है तो हम सेंटर ले सकते हैं सीधे सीधे। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो h/2 पे ही लेंगे योग्यता, ओके? बेसिकली उसने सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ही बोल रखा है। तो आपको पता चल गया कि पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा? FH/mg, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, टॉपल कहां हो सकता है? आप मुझे बताओ, अगर आप ये फोर्स लगा रहे हो तो टॉपलिंग कहां हो सकती है? सबसे पहले तो जब आपने ये फोर्स लगाया, जरा डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जितनी बार हो सकता है डायग्राम बना लीजिए, बट कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने डायग्राम बना लिया दोबारा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, फोर्स में लगा रहा हूं इधर। टॉपलिंग कहां हो सकती है? राइट एज। अच्छा, अगर ऑन दी वर्ज ऑफ टॉपलिंग आ चुका है तो नॉर्मल रिएक्शन भी एच पे आ गया होगा। अगर ऑन दी वर्ज ऑफ टॉपलिंग आ चुका है तो नॉर्मल रिएक्शन भी एच पे आ गया होगा, यस। अब अगर आपको इसे टॉपल कराना है तो इसका मतलब क्या है? टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द टॉर्क ड्यू टू mg। इसके अबाउट आप चेक कर लो, इसके अबाउट ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। अगर ये कंडीशन हो गई तो सिलेंडर टॉपल कर जाएगा। टाउ इंटू एफ कितना होगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां बच्चे गलती करते हैं। जब आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो एफ का डिस्टेंस कितना हो गया? इट्स नॉट h/2 नाउ, इट्स h। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? व्हेन यू आर फाइंडिंग द टॉपलिंग वाला कंडीशन, तो यू डोंट हैव टू टेक द डिस्टेंस h/2। प्लीज मार्क दिस पॉइंट। बहुत से बच्चे ओवर द इयर्स मैंने देखा है गलती करते हैं। नाउ दिस विल बी f इंटू h
should be greater than what is tau mg, mg into what is the perpendicular distance, mg का जो भी perpendicular distance होगा क्या वो रेडियस के बराबर होगा? यस यस, इसका मतलब f should be greater than mgr divided by h. यस, यहां पे टॉपल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट द सिलेंडर टॉपल्स बिफोर स्लाइडिंग। स्लाइड ही ना हो, टॉपल कर जाए, मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द कंडीशन? वैसे तो आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप यहां पर ये क्वेश्चन ये पार्ट करके आए हो तो बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो। किस केस में स्लाइडिंग नहीं होगी? टेल मी। अवॉइड स्लाइडिंग। अगर आपको स्लाइडिंग अवॉइड करनी है तो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन टू अवॉइड स्लाइडिंग? एफ शुड बी लेस देन म्यू एम जी। प्लीज ये मत कहना कि ये कहां से आया। अगर आपको स्लाइडिंग अवॉइड करनी है तो एफ शुड बी लेस देन म्यू एम जी, राइट? एफ इससे बड़ा है, एफ इससे छोटा है, तो एफ कहां लाई कर रहा है? एफ इज ग्रेटर देन एम जी आर बाई एच, एफ इज लेस देन म्यू एम जी। म्यू को क्या लिख सकता हूं इसमें और इसमें? देखो, म्यू शुड बी ग्रेटर देन आर बाई एच। समझ गए? बहुत से और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट आई गेस ये सबसे बेसिक तरीका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेई एडवांस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस तरीके के जितने क्वेश्चंस हमने किए थे ये सब जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिमेंबर माई वर्ड्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन ढूंढे। एक मिनट, जरा दूसरी स्लाइड खोलनी पड़ेगी भाई, एक मिनट के लिए ब्लैंक होगा, चलेगा? अभिरूप, मैंने वो वाली जो क्लास ली थी ना, वो सेंटर ऑफ मास की स्लाइड्स पे ली थी, ताकि जब मैं स्लाइड शेयर करूं तो दिक्कत ना हो। एक मिनट, पहले मैं ढूंढ लूं एक बार। ये भगवान स्लाइड सेव की हो बस। ओके, मिल गया। ये वाली स्लाइड बंद कर रहा हूं, वो वाली स्लाइड खोलूंगा। 1 मिनट का गैप वो आएगा, लैप्स। क्या अभिरूप के अलावा और भी किसी ने ट्राई किया है, या आप लोगों ने ये मान लिया है कि सर पढ़ा नहीं पाते, कोई मतलब नहीं है इनके कराए हुए क्वेश्चंस कराने का? ये वाला क्वेश्चन अभिरूप, एक मिनट रुको। क्या और किसी ने क्वेश्चन किया है? हाँ हाँ, आ रहा हूं, इसके नीचे था ये, राइट? दिस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और किसी ने ट्राई किया क्या? ये वाला नहीं किया? अच्छा चलो, बहुत अच्छा काम किया। अगर नहीं किया तो कोई चिंता की बात नहीं है। Two men A and B are standing on a plank. B is at the middle of the plank and A is to the left end of the plank. Surface of the plank is smooth. System is initially, हमें 1 मिनट देना थोड़ा इन होने के लिए। System is initially at rest and the masses are shown in the figure.
A and B start moving such that the position of B remains fixed with respect to ground. Okay. Then A meets B. Then the point where A meets B is located at middle of the plank, 30 centimeter to the left of the plank, the right of the plank, पता नहीं. Okay. तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है अभिरूप? तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? हैव यू ट्राइड अभिरूप? VGQ है मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा. आपका आंसर कितना आ रहा था? ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए. ओके. और किसी ने ट्राई भी नहीं किया? क्या ट्राई करना चाहोगे? 2-4 मिनट लेना चाहोगे या आई क्विट? योग्यता है ननस? चलो मैं हिंट दे देता हूं. मुझे एक बात बताओ अभिरूप, तुमने तो ट्राई किया है. नेट मोमेंटम को कंजर्व करना है. क्यों करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. इस सिस्टम में 3 मासेस तुम्हें दिख रहे हैं, ए, बी और प्लैंक. अगर नेट मोमेंटम कंजर्व करना है तो एम ए इंटू एक्स ए प्लस एम बी इंटू एक्स बी प्लस एम पी इंटू एक्स पी इज इक्वल टू 0. क्या ऐसा होगा? दूसरी चीज, जब ए इधर बढ़ेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. जब ए आगे बढ़ रहा है, बी, ये लाइन है ना, बी एंड एक सेकेंड, एंड ब्लैंक शोन. हाँ वही मैं कह रहा हूं. बोर्ड पीछे खिसकेगा. ठीक है, ये तुम अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. बोर्ड पीछे खिसकेगा मतलब ये जो प्लैंक है ये पीछे खिसकेगा. ठीक. हाँ ये भी बिल्कुल ठीक बोला तुमने. वेरी गुड. ये 0 होगा. दिस इज 0. अगर बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो दिस इज 0. ओके. System is initially at rest and marginal equation figure. We are moving into the position of B remains same. Now this is the solid point. The position of B remains fixed with respect to ground. Then A meets B. Ground पे अगर आप यहां से देख रहे हो और आपको B की पोजीशन शिफ्ट होती नहीं दिख रही, भाई हम ये मोमेंटम तो ग्राउंड से ही कंजर्व कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि मेरा प्लैंक पीछे मूव किया. Isn't it? तभी तो मैं कह रहा हूं कि मेरा प्लैंक पीछे मूव कर रहा है. यस और नो? ठीक है. व्हाट इज एक्सए? बस एक्सए ही निकालना है. एक्सपी तो नेगेटिव ही है, तो इसकी जगह तो मैं लिख दूं माइनस मास ऑफ द प्लैंक कितना है 40, माइनस 40 इंटू एक्सपी. ये एक्सपी मेरे को निकालना है. एमए मुझे मालूम है कितना है. एमए इज 40. एमए इज 40. एक्स ए अगर गेस कर ले गया तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. अगर बी मिडिल पे ही है और बी ग्राउंड के हिसाब से मूव ही नहीं किया, इसका मतलब ये लोग जब भी मिले होंगे बी तब भी मिडिल पे रहा होगा. और अगर बी तब भी मिडिल पे रहा है तो ए 60 ही तो चला होगा, तभी तो बी से मिलेगा. यस और नो? आप बात को समझ रहे हैं? ग्राउंड से जब आप देख रहे हो तो आपको बी मूव करता ही नहीं दिख रहा. अगर आपको बी मूव करता ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब ए बी के पास आया होगा और प्लैंक है 120 सेंटीमीटर का,
तो इसका मतलब A 60 ही तो चला होगा, तभी तो B से मिला होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसा करने पर XP की वैल्यू कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर। ओके, यस और नो? तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मिडिल, 30 सेंटीमीटर, राइट, या पता नहीं? पता नहीं तो बेकार हो गया। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? भाई आपको मिडिल भी तो लग सकता है, आपको मिडिल भी तो लग सकता है। देखो अभिरूप को मिडिल ही लग रहा है। समझ रहे हैं? पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है। 60 सेंटीमीटर देख के आप मिडिल, यस द प्लैंक हैज डिस्प्लेस्ड, राइट पे मिलेगा। अभिरूप प्लैंक भी लेफ्ट मूव कर चुका है, तो मिडिल पे कैसे मिलेगा? थोड़ा राइट हैंड साइड पे मिलेगा ना प्लैंक के। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, आई गेस समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? oh ये वाला हो गया था अभिरूप, दिस वन हो गया था। जी अनस बताइए। एक सेकेंड बेटा। हाँ, इट वॉज ऑल डायरेक्ट फॉर्मूला। जी बताइए अनस। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर एक्चुअली पहले ये बताओ, तुम्हारी तरफ बारिश हो रही है? सर बहुत अच्छा मौसम है, मजा सर। बढ़िया, क्या ठंड नहीं लग रही है? सर मेरठ में हूँ भाई हमारे यहाँ तो पंखा बंद है और हम लोग कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, और मुझे भयंकर जुकाम हो गया। सर। घर पे भी यही हाल है, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है मेरठ में। अच्छा, और तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सर क्या बताऊँ, कहाँ फंसा हूँ मैं भी यहाँ पे। यार रास्ते तो कठिन होते ही हैं। सर हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए आपने ये बोला कि वो जो बी है वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पे है और ग्राउंड की स्टेट ग्राउंड के नहीं रिस्पेक्ट मैंने में ये नहीं बोला, मैंने बोला कि हम सब कुछ ग्राउंड से देख रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि प्लैंक लेफ्ट पे खिसका है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें प्लैंक लेफ्ट पे खिसकता दिख रहा है तो प्लैंक पे बैठ के ये कैसे पॉसिबल है? यस सर। तो मैं वही कह रहा था सर, बी नहीं पीछे आएगा, प्लैंक के कैसे पीछे पीछे। आएगा? हाँ क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है कि जो ग्राउंड, अगर बी पीछे आएगा तब तो तुम्हारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बी भी पीछे आ जाता तब तो तुम्हारा ए ऑप्शन ही सही होता, जो अभिरूप ने बताया। आप समझिए, अगर बी भी पीछे मूव कर जाता, जितना बी पीछे मूव किया उतना ये लेफ्ट। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये बी पीछे मूव किया, ये लेफ्ट मूव किया, ऐसा सोच रहे हो? आप खुद सोचो, बी एक्चुअली में तो पीछे मूव किया ही होगा, लेकिन जब प्लैंक राइट लेफ्ट पे चला गया तभी तो इसको पोजीशन दिखाई नहीं दी। मतलब तुम इमेजिन करो कि तुम खड़े हुए हो, ट्रेन में कोई बैठा हुआ है खिड़की पे, वो पीछे गया और ट्रेन उतनी ही आगे चली गई, तो तुम्हें तो वो वहीं दिखाई देगा। वो चीज यहां यूज की गई है, बस इतना ही ट्रिकी है, बाकी तो आसान है। थैंक यू। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने ऐसा ही कराया ही था, सेम ही था। चलो फिर इसको हटाएं, उस पे आए वापस। एक मिनट रुको, वो स्लाइड पहले खोल लूं। देखो मैं तुम्हें सब लोगों को सीधी सी बात बताऊं, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप लोग क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे, मैंने जो एक्स्ट्रा क्लास रखी थी ऑफ द वे वो इसीलिए रखी थी कि कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराएं। समझ रहे हैं? तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब आप क्लास में आएंगे। कोई एक भी आदमी अगर क्लास में आ जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप ऐसा समझो ना कि हर कोचिंग वाला अपनी अपनी कंटेंट से क्वेश्चन करा रहे हैं। फिटजी वाले अपने करा रहे हैं, आकाश वाले अपने करा रहे हैं, पीडब्ल्यू वाले तो पता नहीं क्या करा रहे हैं।
वो तो जो 10 साल पहले यूट्यूब पे करा रहे थे आज भी वही करा रहे हैं। मैं आपको सब जगह के क्वेश्चन मिला मिला के करा रहा हूँ। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आप क्लास करें। हाँ करो, पूछना क्या है यार इसमें, करो फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करें, अच्छे कॉन्सेप्ट करें, क्वेश्चन नहीं। जी अभिरूप, पहले तो मुझे अपना टाइम टेबल बताओ। Sir, am I audible? Yes, you are audible. What is your timetable for FitG? Sir, timetable है Wednesday, Thursday and Friday from 3:30 to 7:45 और घर लौटने में 8:30 पौने 9 बज जाता है। Wednesday, Thursday and Friday. Yes. Okay, so you cannot have evening classes on Wednesday, Thursday, Friday. Okay. और बाकी दिन? सर बाकी दिन तो मैं फ्री रहता हूँ, सिर्फ संडे सुबह को 6 बजे से मेरा एक मैथ्स का ट्यूशन रहता है, बाकी सैटरडे को सुबह कंप्यूटर का एक ट्यूशन रहता है, बाकी फ्री हूँ। ये 6 बजे सुबह मैथ्स का ट्यूशन रहता है संडे को? हाँ सर। क्या एज है सर की? सर क्या बोले? जिन सर से पढ़ते हैं उनकी एज क्या है? सर 42 शायद अभी। यार कुछ ज्यादा ही, मॉर्निंग संडे ही तो एक दिन मिलता है जिस दिन आदमी 5 मिनट और सो सकता है। हाँ सर वही, लेकिन उनका जो दूसरा बैच रहता है वो हमारे घर से बहुत ज्यादा ही दूर हो जाता है, इसलिए उस बैच में ही जाना पड़ता है संडे मॉर्निंग को। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गुड, तब तो फिर ये पेन लिया जा सकता है। यस सर। सर मैं आपको एक मेरे रिक्वेस्ट बोलना था आपको। बताइए। बिल्कुल सर अभी आपको तो पता ही है मतलब हमारा माइंड कितना क्लटर्ड हो चुका है, मतलब स्कूल में एक चीज चल रहा है, ट्यूशन में एक चीज चल रहा है, फिर जिम में एक चीज चल रहा है। तो सर मैंने एक चीज नोटिस किया कि मेरा एक बहुत ही फंडामेंटल चीज का सेक्शन वीक रह चुका है, जिससे मतलब आगे का चैप्टर्स बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड है, मतलब वो अगर वीक रहे तो सामने का चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। रिलेटिव तो वो है वेलोसिटी? नहीं सर, रिलेटिव वेलोसिटी ठीक ही है। वो है सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम से, इसका एप्लीकेशन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। ओके, वेरी गुड, यू हैव एटलीस्ट टोल्ड मी। 2 ही बच्चों ने मुझे बताया, एक समृद्धि ने मुझे उस दिन बताया मैसेज करके, सर ऐसा कुछ, आज तुमने बताया, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो यू वांट टू हैव अ थ्योरी कॉन्सेप्चुअल सेशन या अप्लाई करते करते सीखना चाहते हो? देखो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जैसे हाँ मैं हमेशा कॉन्सेप्ट के बाद एप्लीकेशन पे जाता हूँ, बट 11th-12th में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड को प्रेफर करते हैं कि क्वेश्चन करते करते हमें पता चल जाए। आप क्या हाँ चाहते सर, आप मुझे क्वेश्चन करते करते ही पता लगना अच्छा लगेगा। हैं? ठीक है, ओके, डन, नोटेड। आप अगर इस हफ्ते में कोई एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले ले, मतलब इवनिंग को, अगर आप संडे मंडे या ट्यूसडे इवनिंग को इवनिंग क्लास ले ले, एक घंटे का। संडे तो नहीं लूंगा क्योंकि हमारे यहाँ सीएमएस में एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा सर। राइट, तो फिजिक्स का मतलब हमारे यहाँ तो 9, 10, 11, 12 सब हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा बैच 9th का ही है, सबसे बड़ा बैच, अराउंड 16 स्टूडेंट्स, एंड अच्छा। उनका मंडे को ही फिजिक्स है। ओ। एंड इतना स्कैटर्ड था कि एक का फ्राइडे था लामाटेनियर में, उससे पहले था लोरेटो में, उससे पहले था सीएमएस 11th कल था, कल या परसों था। तो ये मेरा जो वीक है ये बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं कि लिटरली अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, इतना मेरे दिमाग में फिजिक्स चल रहा है। कल निपटा लूं इनको भी, 9th वाले बेचारे बचे हैं, बाकी सबका तो हो ही गया। और सीएमएस का पेपर मैं तुम्हें मैंने भेजा कि नहीं भेजा? नहीं सर, आपने नहीं भेजा। मैं तुम्हें भेजूंगा, देखना, पेपर अच्छा पेपर है, उन्होंने पूरा एनईपी फॉलो कर दिया है। इवन 9th का पेपर, अगर मैं 10th का मैं तुम्हें भेजा था ना, 10th का देखा था? हाँ सर, हाँ हाँ भेजा था आपने। स्टैंडर्ड देखा था? हाँ सर बढ़िया था। बहुत बढ़िया था, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया था। हाँ सर। 11 का भी ऐसा है, और 12th का देख लोगे तो जो छोटे मोटे टीचर तो पेपर ही देख के रख देंगे, कहेंगे हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। हाँ हाँ सर। काफी स्ट्रेसिंग रहा है। तो मंडे के बाद मैं किसी दिन, मतलब नेक्स्ट वीक तुम्हारा WP का एक बहुत बड़ा सा सेशन 100% होगा। श्योर सर, श्योर। बिल्कुल।
ठीक है, और नोट। फिर आपको तो मालूम ही है, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में सब बड़े बड़े जीनियस दोस्त रहते हैं, मतलब सब समय जब समय देखो तो इरोड ओवर पाथफाइंडर लगाते रहते हैं, तो हमारे में गिल्ट पैदा होता है कि वो इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहा है तो हमसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं बन रहे। ऐसा नहीं है, देखो अभिरूप, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी फिर बता रहा हूं, और तुम एक साल बाद रिजल्ट देख भी लेना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अब पूछे ही नहीं जाते हैं। हाँ सर। केवल केवल फिटजी ऐसा कर रहा है इस समय, जो ऐसे क्वेश्चन करा रहा है जो बहुत हद तक रिलेवेंट ही नहीं है, हाँ एडवांस में भी उतने रिलेवेंट नहीं है। उससे हो क्या रहा है, जो देखो फिटजी नाउ अडेज इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो 11 12 10th में खत्म कर चुके हैं, हम्म, वरना तो उन्होंने इस लेवल के क्वेश्चंस कर दिए हैं कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर तुम अबव एवरेज स्टूडेंट या गुड स्टूडेंट भी हो, तुम 15 20 दिन, एक महीना वहां रह लिए, तुम्हें लगेगा भाई ये क्या है, हमें तो कुछ हाँ आता ही सर। नहीं। हम्म। तो इससे डिस्करेज नहीं होना है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी रेस हो, जीतेगा हमेशा टॉर्टोइज ही। हाँ दुनिया सर। की किसी रेस में कभी भी रैबिट ना जीता है ना जीतेगा। इसीलिए बी अ टॉर्टोइज, आराम से धीरे धीरे अपना काम करते चलो। ट्रस्ट मी, जब तुम अगले साल दिसंबर में पेपर दोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, हम्म। बोला था वो सही था। तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, बस तुम्हारी गलती वही है हमेशा की तरह, जल्दबाजी। हाँ सर। उसको कंट्रोल कर लो, बाकी यू आर ऑन द राइट पाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी रहा थैंक यू सर। WPE, मुझे बताना है, वो मैं बताऊंगा। 1 मिनट रुको, समृद्धि ने कुछ बताया था वो भी मैं देख लूँ, तो मैं एक ही हाँ दिन सर। का, 1 सेकंड रुको। योग्यता, तुमने पढ़ना छोड़ दिया है या पूछना छोड़ दिया? अच्छा, समृद्धि ने काइनेमेटिक्स बोला था। ठीक है, ओके, ठीक है अभिरुप, अभिरुप थैंक यू। योग्यता, तुम्हारा क्या स्टेटस चल रहा है तैयारी का? तुम क्यों नहीं क्लास कर रही हो? तुम्हारा क्या टाइम टेबल है? व्हाट इज योर टाइम टेबल फॉर अदर कोचिंग्स? एक बार इस नाम से भी पूछ लिया गया था। आर यू देयर योग्यता? 2 से 6 कौन सी कोचिंग की है तुमने? विच कोचिंग? विच कोचिंग? स्कूल में ही? नहीं तो योग्यता, क्या इतना क्लासेस रेलेवेंट हैं तुम्हारे लिए? मैं कभी भी किसी बच्चे से ये नहीं कहूंगा कि मतलब जस्ट फॉर द सेक कि आप हमें फीस दें और पढ़ें, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका करियर अच्छा जाना चाहिए। क्या इतने क्लासेस आपके लिए रेलेवेंट हैं? अगर आपके लिए ये क्लासेस रेलेवेंट नहीं है योग्यता, तो आप लीव कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है सर क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी को भी रेलेवेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो देर इज ऑलवेज एन एग्जिट रूट। प्लीज, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। बट इतने सारे क्लासेस, नहीं स्कूल तो जाना ही चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग। अगर अन अकेडमी से ही हो रहा है तो आई गेस यू कैन गो विद इट, नो प्रॉब्लम्स योग्यता। एक्सक्यूज मी। बट इतना अगर बर्डन लोगे तो कुछ होगा ही नहीं।
अगर आप इतना बर्डन लोगे तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, समझ रहे हो? ज्यादा क्लासेस कर रही हो तुम फिर। नो ऐसा नहीं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग ऐसा करते नहीं है, बहुत करते हैं, मेरे ऑफलाइन में भी कई बच्चे हैं, बट अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, देखो आपको अपना बेस्ट सोचना है, ठीक है, बी प्रैक्टिकल, योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ऐसा कुछ नहीं, इट्स योर लाइफ। अगर आपको यहां पर रेलेवेंट नहीं लग रहा है तो यू कैन एनी डे टेल मी, बट जो नॉन एंगेजमेंट है वो आप अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग बोथ द थिंग्स। बात समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ये सभी के लिए है भाई, ओनली नॉट ओनली फॉर योग्यता, और भी जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सभी के लिए। टेक अ कॉल, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। टेक अ कॉल बिफोर इट्स टू लेट। एनालाइज करो, आर रेडियस है। अनस तुम्हारा क्या इशू है? तुम्हें कोई इशू? अभी हॉलो सिलेंडर है मतलब खाली है, एक्सिस समझ में आ रही है, ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैं इस जेड एक्सिस को यहां पे टॉप से देख रहा हूं, तो जेड एक्सिस से अंदर जा रही है, तो हॉलो सिलेंडर पे आर पे मैंने एक बीएम काट लिया, तो व्हाट इज आई जेड? आई जेड की वैल्यू कितनी होगी? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आर स्क्वायर डीएम आएगी, पहले बता चुका हूं, सेंटर ऑफ मास में भी डिस्कस कर चुका हूं। योग्यता कहां पे तुम्हें बेटर लग रहा है? टेल मी वेरी ऑनेस्टली। जहां लग रहा है तुम वहां पर फिर वन साइडेड फोकस करो, या जो सब्जेक्ट जहां पर बेटर लग रहा है वहां पर फोकस करो, अदरवाइज यू विल लूज इट बिफोर इवन स्टार्टिंग, बिकॉज इट्स अ टफ पाथ अहेड। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकाला है? अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान रखिएगा, एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में जब पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। एक्सिस क्या है यहां पर? ओके नो प्रॉब्लम। एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ये हॉलो सिलेंडर के लिए आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा है यस फॉर व्हाट? यूनिफॉर्म डिस्क या सॉलिड सिलेंडर? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ सॉलिड बॉडी, ऑलवेज, एंड अ रिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ हॉलो बॉडी। ये चीज कहीं नोट कर लो। जब कभी भी रिंग आएगी तो आप हॉलो बॉडी की बात करोगे, जब कभी भी डिस्क आएगी तो आप सॉलिड बॉडी की बात करोगे। तो जब आप हॉलो बॉडी ले रहे हो तो ऐसे बीच में स्पेस खाली है,
जब आप सॉलिड बॉडी ले रहे हो तो बना के दिखाता हूं, ये है आपकी सॉलिड बॉडी, दिस इज द सॉलिड बॉडी। ठीक, अब क्या करना है, सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एम और आर फिक्स है, मास ऑफ एम इज मास, आर इज रेडियस। तो आपको ये अगर सेंटर है तो यू नो दिस रेडियस आर। अब हमें क्या करना है बेटा, सेम चीज है, एक छोटा सा काट लेना है सेगमेंट, राइट, छोटी सी डिफरेंशियल रिंग काट लेनी है। ध्यान रखिएगा रिंग काट रहे हैं छोटी सी, ये, ठीक है ना। कितनी थिकनेस की, dr थिकनेस की, dr इसकी थिकनेस है, और कितनी दूरी पे काट रहे हैं, r पे। r पे इज इट विजिबल प्रॉपरली, r पे dr थिकनेस की ये छोटी सी रिंग काट लो। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इंटीग्रेशन m इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर होगा, 0 टू r। कठिन काम क्या है, dm निकालना। अब जितने लोगों ने सेंटर ऑफ मास की रिकॉर्डिंग देखी है वो dm निकाल पाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो नहीं निकाल पाएंगे। बड़ा वाला जो डिस्क है उसका मास कितना है, m, उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। जो छोटा वाला डिस्क है उसका मास है dm और उसका एरिया कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया। ये जो छोटी वाली डिस्क है इसको काट के ऐसे फैला दो, ठीक, थिकनेस कितनी है, ये वाला पार्ट, ये है dr, और इसकी लेंथ कितनी आएगी, लेंथ उतनी ही आएगी जितना इसका सरकमफरेंस है, 2 पाई आर। याद आया, कर चुके हैं हम ये सेंटर ऑफ मास में। क्या इसको 2 पाई आर इंटू डी आर लिख दें, यस, क्या इसको 2 पाई आर इंटू डी आर लिख दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एम। अच्छा, इसको कैपिटल आर लिखो तो गलत हो जाएगा, dm इज m इंटू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, टू एम पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, डन, समझ में आ गया। तो आर डी आर और आर स्क्वायर, ये तो पाई से पाई कट गया, 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बाहर कर लो, ये हो गया 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी आर। कहां से कहां तक r इंटीग्रेट होगा, 0 से लेके कैपिटल R तक, तो ये हो गया 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट सब पुट कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी m r स्क्वायर बाई 2, आ गया। देखिए आपको याद क्या रखना है, डिस्क इज रिलेटेड टू सॉलिड सिलेंडर, रिंग इज रिलेटेड टू हॉलो सिलेंडर। इसको अभी से ध्यान रख लो, सेंटर ऑफ मास में भी काम आता है और वैसे भी काम आता है। हॉलो चीज का निकालना है तो रिंग छोटी सी काटनी है, और अगर सॉलिड चीज का निकालना है तो डिस्क काटनी है, ठीक है ना, राइट है। सी, हम लोग रिजिड रॉड का निकाल चुके थे ना, ml स्क्वायर बाई 12। क्या मैंने रिजिड रॉड का बताया था, कभी ना कभी बताया होगा अनस, जब क्लास 11 के हिसाब से बताया था तभी मैंने शायद बता दिया होगा, क्योंकि 11 की बुक्स में वो है। बताया ना, आपको याद है ना अभी, तो फिर मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं याद है।
चलो अब सबसे मजेदार करते हैं हॉलो स्फीयर। वेरी 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 मजेदार। हॉलो स्फीयर का निकालते हैं अबाउट डायमीटर। पता है किसी को, पढ़ा है? जेई वाला रोटेशन तो अब अगले 2-3 क्लास में होगा। अभी तो हमने रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट पढ़ा है, अभी रोटेशनल कंस्ट्रेंट तो बचे ही हैं। चलो भाई, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। अगेन मास वही है और रेडियस वही है। ठीक, शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है ये। हाँ, फॉर्मूले यार याद ही करने पड़ेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं। सभी की बुक्स में एक चार्ट बना है, वो चार्ट याद कर लेना। एक्सक्यूज मी। ये एक हॉलो स्फीयर है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, हम यहां पर अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ऐसी 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 रिंग्स होंगी, इसमें छोटी छोटी ऐसी ऐसी रिंग्स होंगी। इन्हीं सब रिंग से मिलके बना होगा ये हॉलो स्फीयर। यस और नो? ऐसी बहुत सारी कोएक्सियल रिंग्स होंगी। थोड़ा सा इसके पहले ज्योमेट्री पे आइए। ऐसी बहुत सारी कोएक्सियल रिंग्स होंगी। अगर हम इन सभी रिंग्स को मतलब एक रिंग लें और उसको इंटीग्रेट कर दें तो काम बन जाएगा। इजंट इट? यस यस। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, सबसे कंफ्यूजिंग है। आराम से करेंगे इसको, चाहे आधा घंटा लगे, बट इसके बाद ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। एक रिंग पकड़ लेते हैं, कोई भी एक रिंग। ये एक रिंग हमने पकड़ ली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है। ये मेरा सेंटर था, सेंटर से थीटा एंगल पे, ये और ये, सेंटर से थीटा एंगल पर मैंने डी थीटा की ये रिंग काटी है। क्या ये बात समझ में आ रही है, या अलग अलग कलर से दिखाऊं? देखो, सेंटर से थीटा एंगल पे मैंने डी थीटा की ये रिंग काट ली है। ठीक ठीक है। अच्छा, रेडियस कितनी है? आर। तो मुझे सोच के बताओ, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, क्या इस पार्ट का जो विद है वो आर डी थीटा नहीं होगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये रिंग वही है, यही रिंग है, ये वाली ये। क्या ऐसा होगा? यस। इस एक रिंग का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बोल दें, तो मुझे जो पूरा सम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अगर मैं कह दूं इस एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी है, तो इस पूरे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी नहीं होगा? बताइए, होगा? ठीक, वही सिंपल समेशन यूज कर रहा हूं। क्या मैं इसे इसको इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर कर सकता हूं, जहां पर डीएम क्या है? मास ऑफ रिंग।
राइट राइट। मास ऑफ रिंग कैसे निकाल सकते हैं? मास एक्सक्यूज मी पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। यही तो है, इतने दिन से यही तो कर रहे हैं भाई। मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया? बड़ा वाला मास डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इनटू एरिया कितना आएगा जरा ध्यान से देखो। अगेन जब मैं इस स्ट्रिप को बड़ा करूंगा ऐसे, तो इस स्ट्रिप की ये विद कितनी आई? व्हाट इज दिस विद ऑफ दिस स्ट्रिप? ये तो आर डी थीटा आई ना। क्या बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखिएगा ये जो छोटी वाली स्ट्रिप है ना, इसकी रेडियस आर है। ये शायद मैं मिस करना भूल गया। ये जो छोटी सी रिंग मैंने काटी है ना, इसकी रेडियस आर है। तो अगर रेडियस आर है तो क्या ये वाली वैल्यू 2 पाई आर नहीं हुई? और अगर ये वाली वैल्यू 2 पाई आर हुई तो क्या ये वैल्यू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा नहीं हुई? बताइए, समझ में आया? कितना मजेदार था। यहां पे देखो, ये टू टाइम्स कटेगा, ये कितना आ गया? m इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। एक आर और काटो तो ये कितना आ गया? m डिवाइडेड बाई 2r इंटू आर इंटू डी थीटा। क्या ये समझ में आया सभी लोगों? यस यस। अब सबसे बड़ा खेल है, यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से इसको देखिएगा, इस वाले हिस्से को। मैं अगर आपसे कहूं कि ये वाला, ये उठाओ, ये लो और ये लो, ये ट्रायंगल पकड़ो। इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और मैं आपसे कहूं साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा क्या r अपॉन r होगा? और क्या स्मॉल r की वैल्यू r साइन थीटा होगी? जो आप अभी सीख रहे हो ना, ये सब अगले साल मैग्नेटिज्म में करोगे, ऐसे ही डेरिवेशन है होगी। क्या छोटे वाले r की वैल्यू r साइन थीटा होगी? सोच के बताइए। सादा जुकाम है। पुट करते हैं यहाँ पे r की जगह r साइन थीटा, m अपॉन 2r इंटू r इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। देख सकते हैं r से r कट जाएगा तो ये आ जाएगा m बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा आएगा। यस। अब देखिए ये i की वैल्यू चल रही है, ठीक है, ये i की वैल्यू चल रही है। बात समझ में आ रही है? i की वैल्यू चल रही है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। r आपने निकाल दिया r साइन थीटा, dm आपने निकाल दिया, कहां गया, m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये dm चल रहा है, ये dm, ये dm, ये dm, ये dm, ये dm, m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं। i की वैल्यू कितनी आएगी? dm की जगह डालो m बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, आर स्क्वायर की जगह डालो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बना?
बाहर लो, जो जो बाहर आ सकता है, m/2 बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। क्या बात समझ में आई? क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि डी थीटा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? सोच के बताइए। डी थीटा को कहां से, ये आपके सामने फिगर है, डी थीटा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? सोच के बताइएगा, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर लिमिट सही पकड़ ली तो काम बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट है ये लिमिट पकड़ना। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट पकड़ना। ओह गॉड। थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हो, आई निकालना है तुम्हें। जीरो से 90 सोच के देखो, एक बार थीटा को 0 करो, 0 से 90 तक लेके जाओ, देखो क्या। देखो सभी लोग ध्यान से एक बात सोचो, ध्यान से। क्यों मैं इसको पूरा लेक्चर क्लास देता हूं? ये वाला पार्ट है आर डी थीटा, ठीक। जब तुम घूम रहे हो, केवल ये नहीं घूम रहा है, इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हो? ये पूरी एक ही चीज है, ये पूरी एक ही चीज है। जब आप इसको घुमा रहे हो तो ये भी घूम रहा है। 0 से 360 तो सोच के देखो क्या होगा आनस। मैं कह रहा हूं कि थीटा को 0 कर दो, मतलब ये यहां आ जाए। जब ये यहां तो ये भी यहां, फिर ये यहां से चलना चालू हुआ, ये यहां चलना चालू हुआ। जैसे जैसे ये चलता जा रहा है, ये कवर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब आप इसको उठा के यहां से यहां तक ले आए, तब ये भी तो घूम के यहां से यहां तक आ गया। और जब ये भी घूम के यहां से यहां तक आ गया, तो क्या ये काम पूरा कवर होगा? ये सारी रिंग्स, अंदर वाला हिस्सा नहीं। रुको एक सेकेंड, चलो रुक जाओ, कंफ्यूजन ऐसे नहीं हो रहा है आपको। आई गेस मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग अब, जो मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब ये भी कवर हो रहा है और ये भी कवर हो जा रहा है, इजंट इट? तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट 0 से पाई तक कर दूं, काम बन जाएगा? अब ये इंटीग्रेशन ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं मतलब ट्रिकी है। क्लास 11th में बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा, वैसे तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसको ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, आपके लिए आसान कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं, ये हो गया mr²/2 0 to पाई। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको कर देते हैं साइन थीटा डी थीटा। आप ऐसे कितने लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं? अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होगा। सब्स्टिट्यूशन पता है? अगर सब्स्टिट्यूशन पता है तो यहां पे अगर हम cos थीटा को t पुट कर दें, देखिए अगर मैं cos थीटा को t पुट कर दूं तो माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बी dt, राइट?
तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, mr²/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस t², यस हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस dt, राइट। या इस माइनस को प्लस कर दो, यहां माइनस लगा दो, लेकिन लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। लिमिट चेंज करना सबको आता होगा, देखो कैसे होता है। आपने क्या पुट किया है, आपने cos थीटा को t पुट किया है, लोअर लिमिट है 0, तो जब थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू है 1, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, +1। जब थीटा पाई है तो cos पाई की वैल्यू है -1, तो अपर लिमिट कितनी हो गई, -1। समझ में आया, यस क्या बात समझ में आई, ये आ गया -mr²/2 1 इंटू dt, ये माइनस और ये माइनस, प्लस mr²/2 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, ये -1 से +1, ये -1 से +1। जरा सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, कर लोगे ना सॉल्व। 1 dt का t आ जाएगा, t -2t 2t 2t 2 1 माइनस mr² ये जाएगा t3/3 2/3 2/3 2/3 mr², देखिए 2/3 mr², नहीं मेरे पास फाइनल रिजल्ट 2/3 mr² ही है, शायद नहीं आता है। अब बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा एक चीज और मैं सबसे कहना चाहूंगा, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे ओवर द इयर्स मैंने देखा है, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ये लगे, ये बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन अपना बता रहा हूं, कि आप जेई एडवांस नहीं क्रैक कर पाएंगे लेकिन मेंस क्रैक कर लेंगे, तो तुरंत आप अपनी स्टडीज को अलग तरीके से रूट कर लीजिएगा। वैसे बीइंग अ टीचर हमें ये नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी मैं एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर ब्रदर आपको बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगे कि मैं अच्छा तो कर रहा हूं लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं कि मैं एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, बट मैं मेंस के क्वेश्चन अच्छा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा एक शिफ्ट ले आना अपनी स्ट्रेटेजी में। अभी आपने जो देखा ये मेंस वेंस में नहीं आता है, ये जो आप कर रहे हो ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, x mr², द वैल्यू ऑफ x इज, और थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक। और दोनों की तैयारी में जमीन आसमान का अंतर है, और सारे NIITs सब आपको मेंस की रैंक से मिल जाएंगे, IIT नहीं मिलेगा, IIT आपको मेंस की रैंक से नहीं मिलेगा, लेकिन सारे NIIT अच्छे आपको मेंस की रैंक पे मिल जाएंगे। मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, बट हाँ काफी कुछ मिल जाएगा, मतलब एक रेप्यूटेड कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये शिफ्ट अगर करना है तो कब करना है ये आपका कॉल होगा, ओके। वैसे मुझे तो लगता है कि आप सब लोग कर ही सकते हो, बट इन केस कभी किसी को सेल्फ डाउट हो तो किसी पीयर प्रेशर में ऐसा ना हो कि दोनों ही चीजें चली जाएं। जितने RECs होते हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो सब मेंस की रैंक पे होते हैं, और हर स्टेट में कुछ ना कुछ RECs बहुत अच्छे होते हैं।
NIRF रैंक, अभी तुम इस फील्ड में आए नहीं हो तो तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत जेन्युइन है, बहुत वैसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी रैंक्स खराब हैं, बट कुछ नॉन जेन्युइन भी है। वैसे तो नो डाउट NIRF रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट केवल ये क्राइटेरिया नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट NIRF रैंकिंग में इंफ्रा, प्लेसमेंट, कोर्स आउटकम, ये सब लिया जाता है। लेकिन तुम मुझे बताओ, चलो मैं तुम्हें अंदर के बताता हूं, मैं तो इसी फील्ड में हूं। तुम्हारे लिए NIRF रैंकिंग वो चीज है जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करता है एडमिशन के लिए। मुझे एक बात बताओ, इतनी फीस देने के बाद क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का एल्यूमनाई इंटरेक्शन पोर्टल कैसा है? अगर मैं आपको एक शीट भेज दूं अभी NIRF रैंकिंग और ये तुम्हारी AICTE रैंकिंग की, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं बेटा, बहुत सारे। ठीक है, इसमें इस चीज का भी क्राइटेरिया होता है कि आपके यहाँ पहली जो एडमिशन हुआ वो किस रैंक का हुआ, और जो लास्ट एडमिशन हुआ वो किस रैंक का हुआ। आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। आपसे ये मतलब नहीं है कि आपको किस NIRF रैंकिंग का कॉलेज मिल रहा है। आपको ये देखना है कि जो ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच का प्लेसमेंट सबसे अच्छा कहां है। सीधी सी बात, सीधी सी बात समझो, बिल्कुल लॉजिकल बात बता रहा हूं। बाकी ये यूट्यूब पे जो बता रहे हैं सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 15 साल से सेम इंडस्ट्री में हूं, मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है अंदर की सच्चाई। किसी भी कॉलेज की NIRF रैंकिंग में, या अभी एक और नया वो शुरू हुआ है, मैं भूल गया देखो नाम, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। उसमें से मतलब मैं आपको बताऊं 12 to 15% मार्क्स उसमें स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के हैं। स्टेक होल्डर जानते हो कौन कौन होता है? स्टूडेंट केवल एक पार्ट है स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ एक पार्ट है स्टूडेंट। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत कॉन्स्पिरेसी उसमें, वो बहुत उसमें लोचा है, वो तुम अभी नहीं जान पाओगे। सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो, तुम्हारा बजट क्या है और उस बजट में कौन सा कॉलेज तुम्हें बेस्ट मिल सकता है, जहां पर उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जो आपका इंटरेस्टेड है। बस, और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट था, ऑनलाइन ही पढ़ता था लेकिन गूगल पे पढ़ता था, 1-on-1, दक्ष नाम है उसका। पूरी लाइफ मतलब 2 साल से वो यही कर रहा था कि सर या तो IIT बॉम्बे या तो IIT बॉम्बे या तो कुछ नहीं। इतना समझाने के बाद फाइनली उसने IIT खड़गपुर में लिया। और IIT खड़गपुर अगर आप कभी जाओगे तो IIT खड़गपुर में एक हॉल है जिसका नाम है नैमिष। अगर आप में से कोई जाएगा तो उसने वहां से फोटो भेजी कि सर क्या यहाँ पे भी कोई ब्रांच खोली है क्या। तो वो बहुत स्टबन था। तो ऐसे स्टबन नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल रहना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमें कंप्यूटर साइंस से ही पढ़ना है, जो अच्छी रिलेवेंट ब्रांच मिल जाए उससे पढ़ लेना है। खैर ये तो 12th के बाद की बात है, अभी नहीं, अभी फिलहाल ये पढ़ लेना है। कितने हो गए? C पार्ट हो गए। C, वो भी फिट जी का ही स्टूडेंट था। D, ये तो आसान है, सॉलिड स्फीयर। अब मुझे बताओ, अगर मैं सॉलिड स्फीयर निकाल रहा हूं अबाउट डायमीटर, क्या निकालूं? बस लास्ट है, इसके बाद एक बड़ा सा चार्ट है, वो सब याद कर लेना। जो कठिन कठिन थे वो मैंने सब बता दिया। इनफैक्ट सबसे कठिन तो बता ही दिया, यही सबसे कठिन है MOIs में। ये आसान है सॉलिड स्फीयर, इनफैक्ट बहुत आसान है। एक सॉलिड स्फीयर पकड़ लो, अभी देखना 2 मिनट में कर लोगे। ये एक सॉलिड स्फीयर, इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है। सॉलिड स्फीयर इसका मतलब अंदर क्या कर दें,
अंदर ऐसे कर दे, ये दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो रेडियस आर है मान लो। अगर सॉलिड स्फीयर है बेटा तो ये जो चीज है ये दिखेगी नहीं आपको। अरे यार ये क्या हो गया, ये जो वाली जो लाइन है ना ये दिखेगी नहीं ऊपर से, ये वाली लाइन अंदर है, यू वोंट बी एबल टू सी दिस लाइन। ये बात समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ अरेंजमेंट है ये। ओके, बहुत आसान है। सॉलिड स्फीयर को कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स में तोड़ ब्रेक कर सकते हैं। एक हॉलो स्फीयर पकड़ो, एक और हॉलो स्फीयर, और इस तरीके के बहुत सारे। जो हॉलो स्फीयर का ये वाला पार्ट होगा ये तो सॉलिड ही होगा, ये वाला पार्ट अंदर से खाली था ना, बाहर से जो उसका थिकनेस है वो थोड़ी खाली है, इजंट इट? यस, यस और नो? इसका तो अभी निकाल के आए हैं 2/3 mr²। ये जो नीला नीला लिखा हुआ है ये तो अभी निकाल के लाए हैं 2/3 dm × r²। dm करते हैं क्योंकि इनफैक्ट dm भी मत लो, छोटा मास करो। लेकिन मास कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? 4πr² इंटू dr। क्यों dr? क्योंकि ये dr है थिकनेस, ठीक है, और जिस रेडियस पे आपने लिया है वो रेडियस r है। हो जाएगा? अब ये मास उठा के यहां पुट कर दो तो di कितना आ जाएगा? ये सिंपल है, di आ जाएगा 4πr² है, 4 to 8, 8/3, ये आ जाएगा 8/3 पाई रो r² इंटू r² इज r⁴ इंटू dr। तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ i? टोटल वैल्यू ऑफ i विल बी इंटीग्रेशन ऑफ di। अब आप मुझे बताओ, अगर ये रेडियस r है तो क्या मेरे को 0 से लेके r तक इंटीग्रेट नहीं करना है? और अगर करना है तो 8/3 पाई रो r⁴ इंटू dr। कहां से कहां तक? 0 से r तक। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8/3 पाई इंटू रो इंटू r⁵ डिवाइडेड बाई 5, राइट? बात समझ में आ रही है? व्हाट इज रो? रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज मास? मास इज m। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई r³। ये पुट कर दो, ये शॉर्टकट है। ये सारे क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं ये थ्योरम से भी हो जाएंगे, जब थ्योरम पढ़ाएंगे तो पाई इंटू r 5/5 इंटू रो की जगह क्या कर रहे हैं? m डिवाइडेड बाई 4πr³ डिवाइडेड बाई 3, राइट? देखो क्या क्या कट रहा है। 4π से 8π 2 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, r³ से ये स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, तो i कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे m, यहाँ पे r²। सही है, रिजल्ट तो यही है। ओह गॉड, ये अभी सिर्फ स्टैंडर्ड किए हैं, अभी हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस नहीं किए हैं, समझ रहे हो? अभी हमने केवल स्टैंडर्ड फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, ये स्टैंडर्ड है। चार्ट देखोगे बहुत बड़ा सा चार्ट है, अभी इस पर क्वेश्चंस भी होने हैं।
मैंने पहले भी कहा था जब शुरू किया था, रोटेशन बहुत दिन चलेगा, परेशान मत होना कि सर इलास्टिसिटी कब पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो रोटेशन पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे 1 महीना, मजबूरी है मेरी। ओके, मैं बाद में एक्स्ट्रा करके इलास्टिसिटी वेलोसिटी ये सब बहुत छोटे हैं। जी बताइए अभी। ये सब चैप्टर्स पे हम कम समय देके निकल सकते हैं, यहां से नहीं निकल सकते। ये आप अपने आप नहीं समझ पाओगे, इसमें मेरा इंटरवेंशन जरूरी है। हाँ और क्या, आपका जो हाफ ईयरली का कोर्स है ग्रेविटेशन तक मैक्सिमम जगह आया होगा। ग्रेविटेशन शायद चैप्टर नंबर 14 है, और आपकी 10th की फिजिक्स की बुक में केवल 12 चैप्टर थे, जिसमें चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी और एटम मॉलिक्यूल था। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, आपने पूरे साल जो पढ़ा था उससे ज्यादा आप हाफ ईयरली में पढ़ चुके हो। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि 10th में जो चीजें छोड़ दी थी, कहा था सही समय पे आने में बताएंगे, अगर वो तुम्हें उस समय बताते तो तुम तो पागल हो ही जाते, हम भी पागल हो जाते हैं तुम्हें ये समझाते समझाते। नहीं, काफी चीजें वैसे बताई थी, लेकिन काफी चीजें नहीं भी बताई थी। टॉर्क को लेके बहुत कंफ्यूजन हुआ था शुरू में, अनस को बहुत कंफ्यूजन हुआ था। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म देखना 12th में, ऐसा लगेगा कि 10th में तो मतलब कुछ था ही नहीं। जो आपको सबसे कठिन लगता था वहां से मैग्नेटिज्म शुरू होगा। स्नो सबसे कंफ्यूजिंग स्नो ही लगता है ना अप्लाई करने में। याद है किसी को स्नो? वहां से 12th की मैग्नेटिज्म शुरू होती है, तो सबसे आसान लगेगा कुछ दिन बाद। मैं तुम्हें अपने वीडियोस भेजूंगा, वो वाले 9th वाले जो मैंने अभी शूट कर रहा हूँ। 9th के पहले नहीं थे, अभी कर रहा हूँ, तो वो तुम देखना। प्रेशर इन अ फ्लूइड का वीडियो देखना, चैप्टर नंबर 4 जो था। अभी चैप्टर नंबर 5 के भी बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम मिले तो उतने वीडियो देख लोगे तो वो 9th से लेकर 11th तक का काम हो जाएगा। ठीक है, वहां पे हम टाइम बचा लेंगे। इनफैक्ट अब मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने पूरी सेलेना ही सॉल्व की है, एक एक अनसॉल्व सॉल्व किया, एक एक अनसॉल्व। मतलब अगर आप प्लेलिस्ट क्लिक कर दो तो सेलेना खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। बहुत मेहनत पड़ रही है उसमें। चलो खैर एंड करते हैं, इट्स टू लेट। आप भी सो, मुझे भी बहुत ज्यादा सर्दी है। तो आप लोग अगर कभी क्लास ना किया करिए तो बस बता दिया करिए, नहीं तो मेरा शेड्यूल चेंज बहुत बदल जाता है। मतलब आई हैव टू कैटर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। किसने पूछा था कि सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ती है? सबसे ज्यादा मेहनत 9th में करते हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो अच्छा योग्यता की बहन है, अच्छी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई सॉरी वाली बात नहीं है। मेरी बात पर जरा ध्यान देना, योग्यता कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारा टाइम किल हो रहा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई कभी भी किसी पुराने बच्चे को जो 9th से पढ़ रहा है और आपने फीस जमा भी कर दी और आपको छोड़ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। मनी इज नेवर द इशू विद मी, ओके। बट आई जस्ट वांट कि आप लोगों का सब अच्छा अच्छा हो जाए। इसके बारे में सोचना योग्य था, और जो भी डिसीजन हो मुझे बताना। डोंट स्पॉइल योर वो। ठीक है, चलो थैंक यू।